इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं। यह सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में देश के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो उसे निवारण के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। अब इसके विशेषता के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार की गारंटी दी गई है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को रिट देने का अधिकार है। संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिट है क्या। रिट न्यायालय का एक औपचारिक लिखित आदेश है। आधिकारिक आदेश वारंट, निर्देश आदेश या अन्य दस्तावेजों का रूप ले सकता है। रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ये जो विशेषाधिकार रिट है, यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसे भारतीय संविधान ने अंग्रेजी कानून से अपनाया है। रिट और आदेश दोनों का मतलब अलग अलग होता है। रिट उन स्थितियों में जारी की जाती है जब पीड़ित पक्ष एक असाधारण उपाय की मांग कर रहा हो, आमतौर पर एक प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ, जबकि आदेश जो है यह किसी भी स्थिति में पारित किए जा सकते हैं। कानून 5 अलग अलग प्रकार के रिट प्रदान करता है, लेकिन आदेशों को समान वर्गीकरण नहीं दिया गया है और इसलिए सभी रिटों को आदेश कहा जा सकता है, लेकिन सभी आदेश को रिट नहीं कहा जा सकता है। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आदेशों का दायरा रिटों से अधिक व्यापक होता है। आदेश किसी भी स्थिति में पारित किए जा सकते हैं, लेकिन रिट उन स्थितियों में जारी की जा सकती है जब पीड़ित पक्ष एक असाधारण उपाय की मांग कर रहा हो, और वो भी प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ। अनुच्छेद 32 जो है यह व्यक्तियों को राज्य और निजी व्यक्तियों या संस्थाओं दोनों के खिलाफ उपचार की मांग करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस, मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी अधिकार के जेल में या निजी देखभाल में रखा जाता है। दोषी ठहराए गए अपराधी को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए आवेदन दायर करके अदालत की सहायता लेने का अधिकार है, अगर उसे लगता है कि उसे गलत तरीके से कैद किया गया है और जिस स्थिति में उसे रखा गया है वह मानवीय उपचार के लिए न्यूनतम कानूनी मानकों से कम है। अदालत जेल वार्डन के खिलाफ एक आदेश जारी करती है जो किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है, ताकि उस व्यक्ति को अदालत में पेश किया जा सके और न्यायाधीश यह तय कर सके कि कैदी को कानूनी रूप से कैद किया गया है या नहीं, और यदि नहीं तो उसे हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। भारत में पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला केरल में पीड़ित के पिता द्वारा लाया गया था, जब पीड़ित पी राजन एक कॉलेज छात्र को केरल पुलिस ने हिरासत में लिया था और
उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ होने के कारण जेल में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी और इसलिए उसके पिता श्री टीवी इचारा वारियर जो थे, उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और यह साबित हुआ कि उसकी मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई थी। ये जो रीट है, इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियों में गैर कानूनी हिरासत के लिए भी किया जा सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है, इसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं वैसी परिस्थितियों के बारे में जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं की जा सकती। तो इसमें पहला है कि जब हिरासत जो है वो वैध है तब यह रीट जारी नहीं की जा सकती। दूसरा है कि यह मामला विधायी या न्यायिक आदेश का पालन करने में विफलता के लिए चलाया जा रहा है। तीसरा है एक सक्षम न्यायालय ने हिरासत को अधिकृत किया है। नेक्स्ट है हिरासत पर न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिकार से परे है, तो इन सब मामलों में यह रीट जारी नहीं की जा सकती है। दूसरा रीट है उत्प्रेषण प्रमाण पत्र, सर्टियोरेरी। उत्प्रेषण रीट का अर्थ है प्रमाणित होना। यह तब जारी किया जाता है जब अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया जाता है और मामले का फैसला जो है उसी के आधार पर होता है। प्रभावित पक्ष इस रीट को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। उत्प्रेषण रीट जारी करने के कई आधार हैं। उत्प्रेषण रीट केवल प्रशासनिक या मंत्री स्तरीय आदेशों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है, बल्कि इसे केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक आदेशों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक आदेश होना चाहिए इसके विरुद्ध। अब जानते हैं कि उत्प्रेषण पत्र रीट कब जारी की जाती है। तो यह अर्ध न्यायिक या अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है यदि वे निम्नलिखित तरीकों से कार्य करते हैं। या तो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के या अधिक अधिकार क्षेत्र में अगर ये कार्य करते हैं तो ये रीट जारी किया जाता है। अगर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, अगर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरोध में और यदि प्रथम दृष्टया निर्णय में कोई त्रुटि हो, तो इन सब केस में उत्प्रेषण पत्र रीट जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीट पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो एक केस था सूर्यदेव राय बनाम रामचंद्र राय और अन्य में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि उत्प्रेषण हमेशा निचली अदालतों के खिलाफ उपलब्ध होता है, न कि समान या उच्च न्यायालय के खिलाफ। यानी इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी उच्च न्यायालय या पीठ के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता और सर्वोच्च न्यायालय और उसकी किसी पीठ के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। उत्प्रेषण पत्र रीट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। पहला है एक व्यक्ति, एक कंपनी, कोई भी निजी प्राधिकरण, एक संस्था, किसी अधिनियम या अध्यादेश में संशोधन करना, एक पीड़ित पक्ष जिसके पास वैकल्पिक उपाय है, तो फिर यह रीट जारी नहीं किया जा सकता इसके विरुद्ध। अगला है को वारंटो। इसका मतलब होता है किस माध्यम से। इस रीट का उपयोग सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में किया जाता है और यह किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक कार्यालय में कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसके वह हकदार नहीं है। हालांकि यहाँ कार्यालय शब्द जो है यह विधायिका में सीट से अलग है, लेकिन फिर भी को वारंटो रीट मुख्यमंत्री के पद के संबंध में हो सकती है। अगर याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहता है कि मंत्री को ठीक से नियुक्त नहीं किया गया है या वह कानून के अनुसार कार्यालय को संभालने के लिए योग्य नहीं है, तो फिर को वारंटो रीट मुख्यमंत्री के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। यह किसी प्रशासक के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है जिसे नगर निगम के विघटन के बाद
उसका प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्ति को कोई भी व्यक्ति चुनौती दे सकता है, भले ही उसके मौलिक या किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो या नहीं। अब जानते हैं ऐसे परिस्थितियों के बारे में जब को वारंट और रिट जारी नहीं की जा सकती। तो पहला है कि को वारंट और रिट किसी भी निजी संगठन या व्यक्ति के लिए जारी नहीं की जा सकती। सेकेंड है, यह रिट किसी भी निकाय या संगठन के लिए जारी नहीं की जा सकती जो अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वैकल्पिक उपचार है तो वैकल्पिक उपचार का अभाव जो है यह को वारंट और रिट जारी करने का अधिकार नहीं हो सकता। अगला रिट है परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते हैं। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट जो है अनिवार्य रूप से मंत्री स्तरीय कर्तव्यों के सही प्रदर्शन के लिए जारी की जाती है और एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को जारी की जाती है। यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन या कार्यपालिका द्वारा शक्तियों या कर्तव्यों का दुरुपयोग न किया जाए और उन्हें विधिवत पूरा किया जाए। साथ ही यह प्रशासनिक निकायों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग से जनता की रक्षा करता है। परमादेश जो है यह ना तो निश्चित रूप से रिट है और ना ही अधिकार का रिट है, लेकिन यह तभी दिया जाएगा जब कर्तव्य सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति का हो और विशेष रूप से किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करता हो। परमादेश के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास प्रतिद्वंदी को कुछ करने या ना करने के लिए मजबूर करने का कानूनी अधिकार है। अब इस रिट को जारी करने की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि कानूनी कर्तव्य के पालन के लिए आवेदक का कानूनी अधिकार अवश्य होना चाहिए। कर्तव्य की प्रकृति सार्वजनिक होनी चाहिए। याचिका की तिथि पर जिस अधिकार को लागू करने की मांग की जा रही है वह अस्तित्व में होना चाहिए। परमादेश रिट जो है यह अग्रिम क्षति के लिए जारी नहीं की जाती है। अगला है प्रोहिबिशन, निषेध। यह रिट निचली अदालत को ऐसा कुछ करने से रोकने का निर्देश देती है जिसे करने से कानून उसे रोकता है। इसका मुख्य उद्देश्य निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत काम करने से रोकना है। अब जानते हैं कि प्रतिषेध आदेश कब जारी किया जाता है। तो यह उच्च न्यायालयों द्वारा निचली या अधीनस्थ अदालत को कुछ ऐसा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जो कानून के अनुसार उसे नहीं करना चाहिए। यह आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है। इसके अलावा यह तब भी जारी किया जा सकता है जब अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करती है और रिट जारी होने के बाद निचली अदालत अपनी कार्यवाही रोकने के लिए बाध्य है और निचली अदालत द्वारा आदेश पारित करने से पहले इसे जारी किया जाना चाहिए। निषेध जो है एक निवारक प्रकृति का रिट है। इसका सिद्धांत है रोकथाम इलाज से बेहतर है। अब जानते हैं उन परिस्थितियों के बारे में जब यह रिट जारी नहीं की जा सकती। पहला है जब अधीनस्थ न्यायालय उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में कार्य कर रहा हो तो निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। किसी तथ्य या कानून की गलती की स्थिति में प्रतिषेध रिट जारी नहीं की जा सकती। प्रशासनिक, कार्यकारी या मंत्री स्तरीय कार्यों का निर्वहन करने वाले प्रशासनिक प्राधिकारियों के लिए प्रतिषेध रिट की अनुमति नहीं है। इन सब केस में ये रिट जारी नहीं की जा सकती है। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका को कब खारिज कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करता है और न्यायालय उसकी रिट को खारिज कर देता है तो वह व्यक्ति किसी अन्य न्यायालय में पुनः रिट याचिका दायर नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करता है और न्यायालय उसकी याचिका को खारिज कर देता है तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। दूसरा है, अगर यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी स्तर पर याचिका को खारिज कर सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका दुर्भावनापूर्ण या निरर्थक पाई जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत खारिज कर सकता है। जैसा कि हमें पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अब जानते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच क्या अंतर है। तो अनुच्छेद 32 जो है इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, लेकिन अनुच्छेद 226 इसमें संवैधानिक अधिकार शामिल है। दूसरा अंतर है कि आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति के अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल के दौरान किसी व्यक्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 226 के तहत आता है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 का दायरा सीमित है और यह केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 226 का दायरा व्यापक है और यह मौलिक तथा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामले में लागू होता है। अनुच्छेद 32 का जो क्षेत्राधिकार है यह संपूर्ण भारत पर है तथा यह सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत में रिट जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन अनुच्छेद 226 का क्षेत्राधिकार केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित है तथा यह उच्च न्यायालयों को केवल अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में ही रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार उच्च न्यायालयों के विवेक के अधीन है। ये स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं अनुच्छेद 32 के महत्व के बारे में। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। यह एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के लिए न्याय और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके महत्व के बारे में हम समझते हैं। यह जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के पास अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सीधा और प्रभावी उपाय हो। यह उन अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है और उनके प्रवर्तन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 सभी नागरिकों को न्यायालय तक पहुंच प्रदान करता है, चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो, फिर भी उन्हें न्याय मिलेगा। यह व्यक्तियों को निचली अदालतों को दरकिनार करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है और त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है। अगला है न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। यह न्यायालय को कानूनों, कार्यकारी कार्यों और सरकारी नीतियों की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप है। अगला है शक्ति संतुलन। अनुच्छेद 32 सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं की शक्ति पर अंकुश लगाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है और नागरिकों के अधिकारों को
किसी भी मनमानी कार्रवाई से सुरक्षित रखा जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 एक शक्तिशाली प्रावधान है जो कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है। तो थैंक यू।